कैसे हो सभी? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, तो आगे करें अपने। कल क्या था? हीट ऑफ यस सर। फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन किया था, आज आगे करते हैं। तो लिखो आगे आप, हीट ऑफ द कंबशन। कंबशन की हीट क्या होती है? तो इसका नाम तो आपको क्लियर है। कंबशन क्या होता है? अपने पास में कोई भी सब्सटेंस होता है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो वहां पे जो हीट रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे? हीट ऑफ कंबशन बोलेंगे। तो लिखो डेफिनेशन इसकी, द अमाउंट ऑफ heat releases heat release when the substance is allowed to react with oxygen तो देखो क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन द सब्सटेंस इज अलाउड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो अपने पास में कोई भी सब्सटेंस हो, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, तो जितनी भी हीट रिलीज की वो क्या होगी अपने पास में? हीट ऑफ कंबशन। तो इसको अपने लिखेंगे डेल्टा ऑफ रिएक्शन ऑफ हीट, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की कितनी होगी? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो ये जरूर ध्यान रखना, कल आपको मैंने बताया था हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको दिया हो तब तो आप क्या करते हो? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हो। यहाँ पे आपको क्या दिया है? हीट ऑफ कंबशन आपको दी हो, रिएक्शंस निकालनी हो, तो क्या करेंगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना। तो इसको अपने क्वेश्चन से समझते हैं। हाँ जी, आप लोग ड्रॉ मत करो। तो लिखो क्वेश्चन, the enthalpy change for the reaction the enthalpy change सर for ये the दोनों के सर सिंबल सेम ही है, मतलब हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन दोनों के सिंबल सेम ही तो है। सिंबल तो ये तो रिएक्शन का ना, डेल्टा आर एच, इसका मतलब रिएक्शन की हीट कितनी है, तो रिएक्शन तो एक ही हो गया ना दोनों में, कैसे ले लो। The enthalpy change for the reaction आपको ये दिया, propane react with H2 gives ethane C2H6 plus CH4। ठीक है, तो ये आपके पास में रिएक्शन है एट 25 डिग्री सेल्सियस। एट 25 डिग्री सेल्सियस इज माइनस का 55 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट the enthalpy of combustion of C2H6 given अपने को the enthalpy of combustion of H2, CH4 and C3H8 are माइनस का 185.8 माइनस का 890
एंड माइनस का 2220 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये आपके पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो फिर से, क्या दिया आपको, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन C3H8 plus H2 gives C2H6 plus CH4। ये आपको रिएक्शन दे रखी है एट 25 डिग्री सेल्सियस, आपको दे रखा माइनस का 55 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब आपको रिएक्शन की एंथैल्पी गिवन है, वो कितनी है, माइनस का 55, डेल्टा RH की वैल्यू आपको गिवन है। तो कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6, तो आपको C2H6 की एंथैल्पी ऑफ कंबशन फाइंड करना है। तो डेल्टा RH का फॉर्मूला अपने पास होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की साइड में कौन है, C3H8 है और H2 है, दोनों की आपको एंथैल्पी हीट गिवन है, हीट ऑफ कंबशन आपको गिवन है। और प्रोडक्ट साइड में कौन है, अपने C2H6 और CH4 है, जिसमें से CH4 की गिवन आपको C2H6 की फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दो, इक्वल टू माइनस का 55 आ जाएगा रिएक्शन की एंथैल्पी। तो करो फाइंड, उसको x मान लेना, x की वैल्यू फाइंड करो कितनी आएगी। क्वेश्चन आया समझ में? कर दो। हाँ जी, क्वेश्चन क्या अपने पास में फिर से समझो। आपको एक रिएक्शन दी C3H8 plus H2 gives C2H6 plus CH4, और इसकी एंथैल्पी, इस पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज बताया आपको माइनस का 55, और पूछा गया है कि कंबशन की एंथैल्पी कितनी होगी C2H6 की। तो आप क्या करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में कौन है, C3H8 और H2 है, दोनों की गिवन है, ऐड कर दो। फिर बाद माइनस प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट में C2H6 का x मान लो आप, और CH4 का आपको गिवन है, दोनों को ऐड कर दिया। तो इन दोनों की जो माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 55, क्योंकि रिएक्शन की एंथैल्पी इतनी है। तो बस x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, एक ही वेरिएबल है। करो फाइंड, एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। ये नोट कर लिए, बता देना, फिर आगे चलते हैं अपने। कर लिया। तो देखो सॉल्यूशन इसका, तो मेरे पास में क्या होता है, रिएक्शन की एंथैल्पी अब इक्वल टू अपने पास में क्या, डेल्टा H ऑफ कंबशन, किसका, रिएक्टेंट, माइनस डेल्टा H ऑफ कंबशन, किसका, प्रोडक्ट का। ये आता फॉर्मूला। तो मैं डेल्टा H ऑफ रिएक्शन कितना दे रखा आपको, माइनस का 55, ये तो वैल्यू यहाँ पर। कंबशन में रिएक्टेंट के साइड में कौन था, C3H8 था, उसकी वैल्यू दे रखी है माइनस का 2220 प्लस, और H2 था, उसकी वैल्यू दे रखी है माइनस का 185.8। ठीक है, माइनस प्रोडक्ट की लिखना है। तो प्रोडक्ट साइड में कौन है, एक तो डेल्टा H ऑफ लिख दूं C2H6 जो अपने को फाइंड करना है, प्लस एक अपने लिख देते हैं डेल्टा H ऑफ CH4 जिसकी वैल्यू थी माइनस का 890। ठीक है, तो इसको जब अपने सॉल्व करेंगे तो डेल्टा H ऑफ C2H6 जो वैल्यू आएगी अपने पास वो आएगी माइनस का 1460.8। ठीक है, ये आपके पास में आंसर आएगा, कर सकते हैं। यस सर। सर माइनस का 1460 आ गया। आ गया, बढ़िया। आगे चलते हैं। ये तो बात होगी किसकी, हीट ऑफ कंबशन की। हीट ऑफ कंबशन अपन कैसे फाइंड करेंगे, लिख लें सर। हाँ जी लिख लो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट के अपने हीट ऑफ कंबशन फाइंड करेंगे। सर डन। ठीक है, तो आगे लिखो आप किर्चॉफ इक्वेशन। किर्चॉफ सर, किर्चॉफ इक्वेशन। किर्चॉफ। सर आपको कोई इंस्टीट्यूट ओपनिंग का सर पता चला है, नोटिस मिला आपको कोई? इंस्टीट्यूट ओपनिंग का अभी तो नहीं है, बस इस मंथ में हो जाना चाहिए शायद, थोड़े दिनों बाद में। तो कहा है सर, कौन सी तारीख को कहा है? सर ट्यूसडे को बोल रही हैं। ट्यूसडे, ट्यूसडे कब है? 20 को सर। अगले हफ्ते 21 सर। सर 6 दिन बाद है सर। 6 दिन बाद है, अच्छा। आपको तो पहले बताना चाहिए, फिर आप राजस्थान से कहाँ से आओ दूसरे की। हाँ जी, मैं तो आ तो जाऊंगा। नहीं है, अभी खुलेंगे। 2 दिन आ लगते हैं ना? नहीं नहीं, मेरे को तो 5-6 घंटे लगते हैं, ज्यादा नहीं होते।
अभी तो ट्रेन भी नहीं चल रही, आप कैसे 5-6 सर घंटे एरोप्लेन में आते हो? अरे नहीं यार, मैं तो 200 किलोमीटर दूर हूँ सारा बठिंडा से, ज्यादा दूर नहीं हूँ, 250 किलोमीटर मेरा काम बठिंडा से टोटल, 250। इतनी पास में? हाँ जी, इतने पास में। चलो वो बातें बाद में करेंगे। किरचॉफ इक्वेशन देखो, जैसे अपने पास में कोई रिएक्शन है ए टू बी, है ना, अपने पास में कोई रिएक्शन है ए टू बी, इसको आप यहाँ से ऐसे कर लो। ए टू बी कोई रिएक्शन है, इसके लिए डेल्टा एच लिखूंगा तो मैं क्या लिखता हूँ, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिखूंगा डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ Yes, sir. प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो इसको डिफरेंशिएट करता हूँ टेम्परेचर के साथ में। क्यों करता हूँ? क्योंकि जो अपने पास हीट है, एंथैल्पी है, वो टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है, इसलिए मैं इसको टेम्परेचर के साथ में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो डेल्टा एच का डिफरेंशिएट किया टेम्परेचर के साथ में, इक्वल्स टू डेल ऑफ एच ऑफ प्रोडक्ट dt माइनस डेल ऑफ एच ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt। अब अपने को ये पता है कि जो अपने पास में होता है फॉर्मूला डेल्टा एच का, वो क्या होता है, NCP dt। DH का लिख लो, DH का जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है अपने पास में, NCP dt, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर 1 मोल अगर मेरे पास में हो कुछ सब्सटेंस, तो 1 मोल सब्सटेंस के लिए क्या लिखूंगा, DH अपॉन dt इक्वल्स टू CP, 1 मोल के लिए। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास में ये था DH अपॉन dt, तो ऊपर, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा ऑफ डेल्टा एच, डेल ऑफ डेल्टा एच अपॉन डेल टी इक्वल्स टू, ये आ गया CP ऑफ प्रोडक्ट माइनस CP ऑफ रिएक्टेंट, ये लिख देंगे, CP ऑफ प्रोडक्ट Yes. माइनस CP ऑफ रिएक्टेंट। Yes, तो sir. यहाँ से देखो डेल्टा एच अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, डेल्टा ऑफ CP बन जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे चेंज आ जाएगा, तो चेंज इन CP, तो डेल्टा ऑफ CP। तो dt को इस साइड लेके चला जाता हूँ, तो डेल ऑफ डेल टी एच इक्वल्स टू डेल्टा CP इंटू dt। इंटीग्रेशन कर देते हैं H1 से लेके H2 तक, अपने पास 2 एंथैल्पी थी, और यहाँ पे T2 से T1 से लेकर T2 तक। T2 तक, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा H2 माइनस डेल्टा ऑफ H1 इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ CP, ये आ जाएगा T2 माइनस का T1। ठीक है जी, तो ये आपके पास में वैल्यू आएगी। तो डेल्टा ऑफ CP की जो वैल्यू है वो क्या आ गया अपने पास में, डेल्टा ऑफ H2 माइनस डेल्टा ऑफ H1 अपॉन T2 माइनस का T1, तो इसको बोलते हैं किरचॉफ इक्वेशन, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, किरचॉफ इक्वेशन। इक्वेशन। सिमिलरली अपने पास में ऐसा हो जाएगा, ये था कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे लिए इसलिए अपने पास डेल्टा एच आया, ये किस पे था, कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए बात करूं, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, तब मेरे पास में क्या आ जाएगा, डेल्टा ऑफ CV आ जाएगा इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ U2 माइनस डेल्टा ऑफ U1 अपॉन T2 माइनस का T1, है ना। CV के फॉर्मूले में अपने पास में क्या आता है, U आता है, इंटरनल एनर्जी आती है, तो डेल्टा एच की जगह पे इंटरनल एनर्जी लिख दूंगा मैं, और ये अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है जी, कर सकते हैं, Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया, नोट करो इसको अच्छे से। Sir, done. हो गया जी, So 2 मिनट। हाँ जी, सर हाँ जी। 1 मिनट। सर 0 मिनट। सर हो गया। ठीक है जी, सो 2 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। सर डन। ठीक है सर जी, हाँ जी बोलो। सर ये U2 माइनस U1 ये फाइनल इनिशियल है? हाँ, फाइनल मास इनिशियल मान लो, या अलग टेम्परेचर पर अलग अलग आपने को इंटरनल एनर्जी दी होगी, तो उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। ओके। तो आगे क्वेश्चन लिखो आप, इस पे बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आपको क्लियर हो जाएगा। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड
enthalpy of formation of H2O. Yes, at 298 Kelvin is माइनस का 241.82 किलो जूल पर मोल कैलकुलेट डेल्टा H at 373 Kelvin. Assume that Cp is independent of temperature. इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और आपको गिवन ये है Cp of H2O वैल्यू गिवन आपको 33.58 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और Cp of H2 ये सेम है ना, Cp of H2 इसकी वैल्यू आपको पास में 28.84 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। Cp of O2 इसकी वैल्यू आपके पास में 29.37 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये आपके पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझो फिर से क्या दिया है। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है H2O का। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका दिया? H2O का दिया एट 298 केल्विन, इसकी वैल्यू माइनस का 241.82 किलो जूल पर मोल, और अपने को निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 373 केल्विन पे। तो इसका मतलब डेल्टा H2 अपने को निकालना है, T1 T2 अपने को गिवन है और डेल्टा H1 गिवन है, और अपने को चाहिए फॉर्मूले में डेल्टा Cp। तो डेल्टा Cp अपने निकाल सकते हैं क्योंकि H2O का फॉर्मेशन अपने को करना है। तो देखो सॉल्यूशन है, H2O का फॉर्मेशन करना तो कैसे करेंगे, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2, ऐसे ही करेंगे फॉर्मेशन H2O का। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करना अपने को, Cp निकालना है तो प्रोडक्ट का Cp माइनस रिएक्टेंट का Cp। तो डेल्टा Cp निकाल सकते हैं अपने, निकालो आप डेल्टा Cp की वैल्यू कितनी आएगी। देखो प्रोडक्ट अपने पास में क्या है, H2 है जिसकी वैल्यू है 33.58 माइनस रिएक्टेंट अपने पास में H2 जिसकी वैल्यू अपने पास 28.8 और अपने पास में हाँ जी और अपने पास में 29.37 डिवाइड बाय 2। तो ये अपने पास डेल्टा Cp आएगा। हाँ जी करो आप एक बार कैलकुलेट। डेल्टा Cp आपके पास में ऐसे आ जाएगा, डेल्टा H1 आपको पता है, डेल्टा H2 आपको फाइंड करना है, T1 आपको पता है, T2 आपको पता है, करो जी फाइंड। डेल्टा Cp सर आपने ये कैसे निकाला, कौन से वाले फॉर्मूला? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो किया है जो आप लोगों ने पहले लिखा था इसको, देखो यहाँ पे जो लिखा था डेल्टा Cp किसको लिखा था अपनों ने, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। नहीं कैलकुलेशन वापस से करो, सही नहीं आया। माइनस का 987 पॉइंट के सब कुछ आएगा।
तो यहाँ से आप डेल्टा सीपी निकाल लेना, कैलकुलेशन नहीं करनी है ओनली। और T2 माइनस T1 आपको पता है, तो फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट आप, डेल्टा H2 माइनस का डेल्टा H1। डेल्टा H1 की वैल्यू 241.82, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वैसे तो ये, इक्वल टू डेल्टा सीपी की वैल्यू जो है यहाँ से आप निकालोगे, और T2 माइनस T1, T2 में कितना अपने 373, T1 कितना है 298। इसको जब आप सोल्व करोगे तो डेल्टा H2 आपके पास में आएगा माइनस का 987 पॉइंट, आई थिंक 3 आएगा कुछ, माइनस का 987.38 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पे आपके पास आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन नहीं करनी है ओनली। सर सीपी सर नेगेटिव में आएगा ना? हाँ जी, सीपी माइनस का 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आपका, वो एग्जैक्ट मेरे पास लिखा हुआ है नहीं, तो आप कैलकुलेट कर लेना। हाँ जी, कर लिया नोट क्वेश्चन को, चलें आगे। सर 2 मिनट। चलिए 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। सर डन। सर हो गया। हो गया, चलें आगे। यस सर। तो आगे लिखो आप, हैसलो। तो हैसलो अपने पास में क्या कहता है, जैसे कि कोई भी रिएक्शन है A to B, ऐसे कोई रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में टोटल जो हीट का एक्सचेंज होता है वो है डेल्टा H। हाँ जी, बैक किए। सर उसमें सर सीपी की वैल्यू सर माइनस 9.94 है। हाँ जी, माइनस का 9.94 सही है, ये लिख लो आगे, माइनस का 9.94। सर डन। ठीक है, तो देखो अपने पास में कोई रिएक्शन है A to B, उसके लिए टोटल का हीट एक्सचेंज है वो डेल्टा H है। अगर मैं उसी रिएक्शन को ऐसे कुछ पाथ से लेके चलूं, पहले A से मैंने C बनाया, उसमें हीट का एक्सचेंज हुआ H1, फिर C से मैंने बनाया D बनाया, उसमें हीट का एक्सचेंज हुआ H2, और D से फिर मैंने B बनाया, तो उसमें हीट का एक्सचेंज हुआ H3। तो हैसलो क्या कहता है कि जो अपने पास जो डेल्टा H होता है उसकी वैल्यू H1 प्लस H2 प्लस H3 इसके इक्वल होगी, ये अपने पास में हैसलो। कि अगर अपने पास में कोई भी सब्सटेंस A से B फॉर्म में कोई चेंज हो रहा है, तो उसमें जितना भी हीट का एक्सचेंज आया, तो वो चाहे कैसे भी पाथ के थ्रू आए, मतलब आप A से C बनाओ, C से D बनाओ, D से E बनाओ, E से F बनाओ, F से वापस B पे आओगे आप, तो जितना भी हीट का एक्सचेंज आया वो डेल्टा H के इक्वल ही होगा। आप सभी हीट को अपने ऐड कर दो नॉर्मली, तो वो डेल्टा H के इक्वल आएगा आपके पास में, ये आपके पास में हैसलो। ठीक है जी, अरे समझ जो गए? सर ऊपर नीचे डायग्राम बनाएंगे मतलब ए सी डी सर, ये पोजीशन सर सारी हीट को एक्सप्लेन कर रही है ना, इधर हीट इतनी है इधर इतनी है हाँ, यहाँ पे ग्राफ में मतलब। यहाँ पे H1 हीट है, यहाँ पे H2 है ना, ऐसे सर ये ग्राफ ग्राफ पे प्लॉटेड है। ग्राफ पे थोड़ी ना यार, वैसे ही है, रिएक्शन लिखी है मैंने तो। ए सब्सटेंस अपने पास में कोई ए से भी कोई सब्सटेंस में चेंज हो रहा था, मतलब मॉलिक्यूल मान लो या कुछ ही मान लो आप, ए से बी, तो पहले ए से सी बनाया मैंने, जैसे कि आपके पास मान लो कार्बन है, कार्बन से CO2 बनाया, CO2 से आगे कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, उससे आपने कोई अल्कोहल में कन्वर्ट करना था, अल्कोहल में कन्वर्ट किया मैंने, है ना, उस हिसाब से। ठीक है जी, यस सर। यस सर। तो आगे लिखो आप। यहाँ पे ना बेसिकली इस चैप्टर में अपने को एनर्जीज के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी एनर्जी होती है, क्या कुछ होती है, तो अपने अलग अलग टाइप की एनर्जीज पढ़ेंगे यहाँ पे। तो उसमें आगे लिखो आप, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हैसलो सर बस खत्म हो गया। हाँ जी, इतना ही था।
फिर उसके पास यही स्टेटमेंट काम लगेगी बाद में, डेल्टा एच। हाँ जी, यही आएगा बस काम में, और कुछ नहीं आएगा। देखो बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या कुछ होता है, तो नाम से ही क्लियर है कि बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड डिसोसिएशन का मीनिंग है ना। तो एक बॉन्ड को, जैसे कि अपने पास में ए बी टाइप का कोई बॉन्ड था, है ना, ए बी टाइप के बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैंने कुछ हीट इसको दी, क्यों हीट इसको दी, तो ये क्या हो गया, ए अलग हो गया और बी अलग हो गया, तो उसको तोड़ने में कितनी अपने को एनर्जी देनी पड़ी, वो होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यहाँ पर जैसे कैसे मान लो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड था, इसको मैंने क्यू हीट दी, तो क्यू हीट देने पे चेंज हो गया, कार्बन अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया, तो कितनी हीट दी उसको क्या बोलेंगे अपने, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। समझ के मीनिंग क्या है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, कोई भी एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी। तो देखो अगर अपने को रिएक्शन की बॉन्ड डिसोसिएशन रिएक्शन की एनर्जी फाइंड करनी हो, है ना, रिएक्शन की एनर्जी अपने को फाइंड करनी हो, डेल्टा एच फाइंड करना हो रिएक्शन का, तो आप क्या करोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो आप क्या करोगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे अगर आपको रिएक्शन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फाइंड करनी है तो। ठीक है जी, Yes, sir. बढ़िया। आगे कर दो। यस सर। Yes, sir. तो जैसे कि आपके पास मान लो अपने पास मेथेन गैस थी CH4, तो मैंने क्या किया, इसको कुछ हीट दी H1 और एक बॉन्ड को उसका तोड़ दिया, ये CH3 में कन्वर्ट हो गया और H अलग हो गया। फिर उसको कुछ हीट दी अपनों ने H2, फिर इसको अलग से तोड़ दिया CH2 के अंदर और एक H को अलग कर दिया, एक और बॉन्ड को तोड़ दिया। फिर कुछ हीट दी मैंने H3, तो ये CH में कन्वर्ट हो गया और एक बॉन्ड को तोड़ दिया मैंने। फिर कुछ हीट दी मैंने H4, इस कार्बन को अलग कर दिया और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। तो ऐसे मैंने चारों हाइड्रोजन को अलग कर दिया अलग अलग हीट देके। और अगर कोई अपने से पूछे कि डायरेक्ट अगर मेरे को ऐसा कुछ कन्वर्ट करना हो, CH4 से कुछ हीट देके इसको मैं डेल्टा और 4H में अलग कन्वर्ट करना हो, इसमें यहाँ पे अगर जो हीट है वो डेल्टा H है और यहाँ पे हीट H1 H2 प्लस H3 थी, तो जो डेल्टा H होगा वो किसके इक्वल आएगा, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4। ये तो किया ना अपने, ये डायरेक्ट इसी पोजीशन पे आना चाहता है, लास्ट वाले पोजीशन पे, तो लास्ट वाले पोजीशन पे आने के लिए तो H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 ऐसे अपने ऐड करने पे यही अपने को हेसलो ने बताया था। ठीक है जी, सर समझ गए। मतलब कि वो सर C+H की फॉर्म में आना चाहता है स्टेबल होने के लिए। स्टेबल नहीं होना, मतलब अलग अलग एटम में कन्वर्ट होना, उसको बॉन्ड को तोड़ना है ना अपने को, तो जबरदस्ती तोड़ना यस पड़ेगा, स्टेबल थोड़े ना होगा, एनर्जी ज्यादा होगी। सर ऊपर क्या लिखा है वो, कहाँ पे, CH4 इज इक्वल टू C+4H है सर। हाँ 4H अलग हो गए ना, अलग अलग, जैसे यहाँ पे हो ना, ये एक अलग, 2 3 4, वही था, ओके चारों बॉन्ड को लिख तोड़ लिया, दिया अपना। हाँ जी, लिख लो लिख लो, लिख लिया। लिख लिया, चलें आगे। Yes, sir. तो आगे लिखो आप, हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन, इसमें लिखो that is the amount of heat, amount of heat required to convert a 1 mole substance, a 1 mole substance to its
कॉन्स्टिट्यूएंट, गैसियस एटम, गैसियस एटम। ठीक है, तो देखो अपने पास में क्या करना चाहता है, हीट ऑफ एटमाइजेशन। नेम से क्लियर, अपने को एटमाइजेशन का मतलब एटम में कन्वर्ट करना। कोई भी अपने पास में सब्सटेंस था, कितनी भी अमाउंट थी उसकी, है ना, तो 1 मोल सब्सटेंस, हाँ 1 मोल सब्सटेंस को अगर मैं उसके एक एटम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सिंगल एटम में, मतलब जब सिंगल एटम में कन्वर्ट होगा तो वो गैस फॉर्म में तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मतलब गैसियस एटम में ही कन्वर्ट होगा हमेशा। तो जैसे कि आपके पास मानो कार्बन था सॉलिड फॉर्म में, कार्बन था सॉलिड फॉर्म में, इसको मैंने कुछ हीट दी, हीट देने के बाद में कन्वर्ट हो गया कार्बन एक सिंगल एटम में, तो वो गैसियस फॉर्म में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जितनी भी हीट अपने को रिक्वायर्ड होगी उसी को बोलेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है जी, जैसे कि आपके पास ये मानो H2 था, H2 गैस की फॉर्म में पहले से, लेकिन अपनों ने कुछ हीट इसको दी, मतलब Q ला मान लो यहाँ पे जो भी हीट है, कुछ Q हीट इसको मैंने दी और ये कन्वर्ट हो गया H गैस की फॉर्म में, H गैस की फॉर्म में। ठीक है, उसको बोलेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन, कि 1 मोल H2 को सिंगल एटम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी अपने को हीट रिक्वायर्ड होगी, उसको बोलेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग हीट होगी, है ना। तो जैसे हम बात करें Br2 के लिए, Br2 अपने पास में लिक्विड फॉर्म में, इसको मैंने कुछ हीट दी क्यों, तो ये चेंज हो जाएगा Br गैस की फॉर्म में और Br गैस की फॉर्म में। तो आप पहले क्या करोगे, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करोगे कुछ हीट देके, फिर और ज्यादा हीट दोगे तो वो एक सिंगल एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो टोटल जितनी भी हीट अपने को रिक्वायर्ड हुई उसको क्या बोलेंगे, हीट ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन का मीनिंग आई थिंक समझ गए होंगे आप, एक सिंगल एटम में कन्वर्ट करना। ठीक है जी, समझ गए? Yes, sir. बढ़िया, नोट कर लो। डन। हाँ जी, सभी ने नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी आगे चलते हैं, फिर आगे लिखो आप। यहाँ पे ना मैंने बताया था आपको कुछ अलग अलग हीट पढ़ेंगे तो वो डेफिनेशन से आ सकते हैं नॉर्मली, तो क्या कुछ होता है वैसे उनका मीनिंग समझ के रखो आप। हीट इन फेज ट्रांजिशन, हीट इन फेज ट्रांजिशन। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि अपने पास में कोई भी सब्सटेंस था जिसका फेज चेंज हो रहा होगा, जिसका क्या हो रहा होगा, फेज चेंज हो रहा होगा, तो उसको बोलेंगे हीट इन फेज ट्रांजिशन। जैसे कि अपने पास में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा तो उसको बोलेंगे फेज ट्रांजिशन। तो यहाँ पे जो भी हीट का एक्सचेंज होगा तो उसको बोलेंगे डेल्टा एच ऑफ फेज चेंज। ठीक है, मतलब अपने को फेज चेंज होना चाहिए, सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से गैस हुआ, है ना, तो वहां पे जो भी अपने पास में हीट का एक्सचेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एच ऑफ फेज चेंज या फेज ट्रांजिशन। ठीक है, समझ गए? जैसे अपने पढ़ा था डेल्टा एच ऑफ, Yes, sir. डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन पढ़ा था, डेल्टा एच वेपराइजेशन पढ़ा था, वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ना, उस हिसाब से। सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी, तो हीट इन फेज ट्रांजिशन का मीनिंग क्या है कि अपने पास में कोई भी रिएक्शन हो रही है जहां पे फेज चेंज हो रहा है, मतलब सॉलिड से या तो लिक्विड में चेंज हो रहा है या फिर लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है ना, ऐसा कोई फेज चेंज हो रहा है, तो वहां पे भी जितनी भी हीट का एक्सचेंज होगा उस हीट को अपने बोलेंगे डेल्टा एच ऑफ फेज चेंज। ठीक है जी, यस सर। यस सर। आगे लिखो आप नेक्स्ट हीट।
लेटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। तो सर आधी वो नहीं आ रही पीरियोडिक टेबल और केमिकल कंपाउंड वाला। हाँ वो हीट तो वही आएंगे ना, कंपाउंड तो वही है, उनकी तोड़ना है। आयनिक क्रिस्टल, देखो लेटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल। तो लेटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन अपने पास में क्या कुछ होता है उसको समझो। तो यहाँ पे बेसिकली वही बात है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थी वैसे ही सेम लेटिस एनर्जी है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थी किसके लिए, नॉर्मल कोई भी अपने कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और यहाँ पे जो बात करेंगे वो किसके लिए, आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए। तो बेसिकली अपने को आयनिक बॉन्ड को तोड़ना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो मेरे पास में NaCl था, ठीक है, NaCl था, तो NaCl को मैंने तोड़ा Na+ और Cl- में। तो इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उस एनर्जी को अपने क्या बोलेंगे, लेटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, जैसे कि कोई भी आयनिक कंपाउंड था, आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए Na+ और Cl- के अंदर तो जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी को अपने क्या बोलेंगे, लेटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है जी, समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ जी कर लो नोटिस। सर आज और कितने टॉपिक करवाने हैं? आज और कितने टॉपिक थक गए? सर फिर रिवाइज भी करना है ना। अच्छा चलो फिर आज के लिए इतना ही करवाते हैं आपको। वैसे तो 2 दिन में चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। और सर उधर सर जब पहुंच गए सर तब नया चैप्टर स्टार्ट करने का मजा आएगा, तो सर सारा समझ अच्छे से भी आएगा। अच्छा मतलब ऑफलाइन में। ठीक है, तो इतने दिन फिर क्या करें? सर वो क्या बोल रहे हैं, महेंद्र सर भी बोल रहे थे कि वो भी धीरे धीरे चलवाएंगे जब तक वो खुल नहीं जाता इंस्टीट्यूट। अपने धीरे धीरे करेंगे तब 2 दिन में होगा, नहीं तो 1 दिन में खत्म हो जाएगा। जैसे आज कितना धीरे धीरे कर रहे हैं अपने, बिल्कुल यस है ना। सर। ओपन होने के बाद ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगेगी, क्योंकि फिर हम तो ऑफलाइन क्लासेस लेंगे, ऑनलाइन कौन लेगा, है ना। टीचर फ्री नहीं होंगे, बच्चे भी सारे वहीं पे होंगे, तो फिर सर हाँ जी बोलो। सर ये एक बार फिर से रिपीट कर दो। लेटेस्ट एनर्जी वाला, यस सर। तो देखो लेटेस्ट एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल क्या कुछ होता है अपने पास में। जैसे कि NaCl कोई कंपाउंड है, उसको कुछ Q हीट मैंने दी और वो कन्वर्ट हो गया Na+ और Cl- के अंदर। तो जो Q हीट है वो क्या हो गया, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। मतलब कोई भी आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं लेटेस्ट एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मीनिंग होता है तोड़ना, लेटेस्ट एनर्जी मतलब आयनिक कंपाउंड को तोड़ना। ठीक है, यस सर। 3 आवर के लिए ओपन होगा, वो तो गवर्नमेंट के लिए, अपने कभी ओपन करें क्या दिक्कत है ना। मतलब गवर्नमेंट आपको आगे पूछेंगे थोड़ी ना कितने घंटे से आप बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, कह देंगे अभी आए हैं बच्चे, तो आप भी बोल रहे ना सर अभी आए हम, तो है ना। ओके सर। पर अगर किसी के नोट्स पकड़ के देख लिए तो नोट्स पकड़ के देख लो, कहते हैं पुराने कल के लिखे हुए हैं। सर इतना आप तो सर सारा दिन उधर ही होगा ना इंस्टीट्यूट पे, कि नहीं? हाँ, तो हमें कौन रोकने वाला, क्योंकि नहीं बच्चों मतलब का सर कभी आपके पास आके पूछ लिए सर कि समझा दो, ये वाला समझ नहीं आया, डांटोगे तो नहीं हाँ, कि नहीं मैंने समझाया तो था? नहीं 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 ऐसे नहीं डांटेंगे। इतना भी नहीं डरना चाहिए, है ना। सर ऐसे नहीं डांटोगे मतलब अलग स्टाइल से डांटोगे? नहीं मैं डांटता नहीं हूँ, आप 12th वाले बच्चों से पूछ के देखना मैं डांटता हूँ क्या। ओनली समझाता हूँ, मान लिया आपको समझाता भी कब हो, जब मेरे को लगता है कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो तब समझाता हूँ मैं, वैसे डांटता नहीं हूँ मैं। तो चले आगे। यस सर। तो आगे लिखो आप हीट ऑफ, चलो आज के लिए फिर इतना ही करना था ना, चलो नाम ही लिख लो, फिर आप कल करेंगे इसको। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सब पैक कर दिया। पैक कर दिया, कोई बात नहीं, कल लिखवा देंगे। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जिस जिसमें मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना आपको, वो समझ लो इंपॉर्टेंट है।
मतलब जैसे कि आपने कंबसन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, और अपनों ने आगे पढ़ा था जो डेल्टा सीपी किरचॉफ इक्वेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद है डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये अपने पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं और प्रीवियस ईयर में आए भी हैं क्वेश्चंस ना, तो ये इसको अपने अच्छे से कर लेंगे, समझना इसको आप कल अच्छे से। और फिर बाद में अपने पास में इसमें एक टॉपिक में चैप्टर में एक ही टॉपिक अच्छा सा बचेगा, वो है बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्या है? कैलोरीमीटर पढ़ेंगे अपने आगे, बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलते हैं उसको, तो वही अपने पास मेन है। ठीक है जी, तो कल या परसों तक अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जो टेस्ट बताई दी आपको, टेस्ट में आपको पूरा चैप्टर आएगा थर्मोडायनेमिक्स, 15 क्वेश्चन आएंगे। ओके सर। बाय सर। बाय बाय जी, सर। बाय सर। बाय जी।